नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के करूर में रैली में मची भगदड़ के बाद टीवी के नेता विजय के अभियान प्रबंधन महासचिव आधव अर्जुन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मामला दर्ज किया गया है। अर्जुन ने पोस्ट में युवाओं और जनरेशन जेड से सत्ता के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह करने का आह्वान किया था। यह पोस्ट करूर रैली में भगदड़ के 48 घंटे के भीतर की गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने अर्जुन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया है। वहीं पार्टी प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से अपील की है कि उनके समर्थकों और नेताओं पर कार्रवाई न की जाए। विजय ने कहा कि उनका दिल केवल दर्द से भरा है और उनकी प्राथमिकता हमेशा जनता की सुरक्षा होती है। इस बीच सत्तारूढ़ डीएमके के नेता ए राजा ने विजय की आलोचना करते हुए कहा कि नेता को प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपने सहयोगियों को भेजना चाहिए था और भागना अपराध बोध दिखाता है। पुलिस ने पहले ही टीवीके के 2 अन्य पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि यह उनके जीवन की सबसे दर्दनाक घटना है। विजय ने कहा कि उनका दिल दर्द से भरा है और वे घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि कोई भी शब्द इस क्षति की भरपाई नहीं कर सकता। विजय ने बताया कि घटना के बाद वे इसलिए लौट गए ताकि और दहशत ना फैले और कोई नई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने कहा कि रैली से जुड़े सभी निर्देशों का पालन किया गया था, फिर भी उनकी पार्टी के पदाधिकारियों और समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विजय ने कहा कि यह घटना केवल करूर में हुई, बाकी जिलों में सब ठीक रहा और जनता सच्चाई जानती है। उन्होंने भरोसा जताया कि घटना की सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। अभिनेता, राजनेता और टीवी के प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भी एक कड़ा संदेश दिया है। विजय ने एक्स पर जारी वीडियो में कहा कि अगर बदला लेना है तो उन्हें निशाना बनाइए, लेकिन उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हाथ ना उठाइए। उन्होंने कहा कि सीएम साहब, मैं या तो घर पर रहूंगा या ऑफिस में, मेरे साथ जो चाहे कर लीजिए। बता दें कि यह बयान उस समय आया है जब करूर भगदड़ मामले में टीवीके के 2 पदाधिकारी, जिला सचिव मथिया झगन और नगर पदाधिकारी पौन राज को सोमवार रात पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना के बाद विवाद बढ़ गया है और विजय लगातार अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और बीजेपी नेताओं की हालिया मुलाकात को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह के बीजेपी में आने से एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। पासवान ने बताया कि पहले पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से गठबंधन में कुछ चिंताएं पैदा हुई थीं, जिसका सबसे अधिक असर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर पड़ा था। उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्षों के बीच हुई मुलाकात से मनमुटाव दूर हो गए हैं और पवन सिंह के आने पर गठबंधन को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने वहां से उम्मीदवारी छोड़कर बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। काराकाट सीट एनडीए के हिस्से में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की थी। इस मुलाकात से एनडीए में सहयोग और एकता बढ़ने की संभावना है। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 24 जून 2025 को बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे। 1 अगस्त को जारी एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इसके बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने इसके बाद फिर से 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए और 21.53 लाख मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया। 30 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक अब राज्य में मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया। इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हुई और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठे। चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की कवायद बताया, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह नागरिकता की जांच की प्रक्रिया है जो पिछले दरवाजे से चलाई जा रही है और इसका मकसद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को लाभ पहुंचाना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लेह में हुई हिंसा के दौरान 4 नागरिकों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। इनमें 46 वर्षीय पूर्व सैनिक का बेटा सावांग थारचिन भी शामिल था, जिन्हें पुलिस और सीआरपीएफ की गोलीबारी में मारे जाने का आरोप है। राहुल ने कहा कि लद्दाख के लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं
और सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने लिखा कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी ही चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है। वो अपना हक मांग रहे हैं, संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। अमेरिका में ट्रंप द्वारा H1B वीजा नियमों को कड़ा करने के बाद अमेरिकी कंपनियां अब अपना अहम काम तेजी से भारत शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। इससे भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC का विस्तार और तेज होगा। भारत में इस वक्त 1700 से अधिक GCCs हैं, यानी दुनिया की कुल संख्या के आधा से अधिक। पहले जो सेंटर सिर्फ टेक सपोर्ट देते थे, अब वे रिसर्च, फाइनेंस, कार डिजाइनिंग और दवा खोज जैसे हाई वैल्यू काम भी कर रहे हैं। ट्रंप सरकार ने नई H1B वीजा एप्लीकेशन की लागत $2,000 से $5,000 से बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI, वीजा प्रतिबंध और लागत बढ़ने की वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत को भरोसेमंद विकल्प मान रही हैं। इंडिया के रोहन लोबो ने बताया कि अमेरिकी कंपनियां अब अपनी वर्कफोर्स प्लान फिर से बना रही है, खासकर टेक और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में नई योजनाएं तैयार हैं। भविष्य में GCCs को इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक फैसलों की भी जिम्मेदारी मिलेगी। नई दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस ने उसकी 2 महिला सहयोगियों के सामने बिठाकर पूछताछ की है। पुलिस के अनुसार इन दोनों महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित छात्राओं को धमकाया और बाबा के अश्लील मैसेज डिलीट करवाए। आरोपी के फोन से कई महिलाओं के साथ की गई अश्लील चैट, एयर हॉस्टेस के साथ तस्वीरें और कई महिलाओं की डीपी के स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं। 62 वर्षीय सरस्वती केंद्रीय स्वीकृति प्राप्त एक निजी संस्थान का चेयरपर्सन रहते हुए ये करतूतें कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसने सबूत दिखाने पर ही अनमने ढंग से जवाब दिए हैं। सोमवार को उसे उस कैंपस भी ले जाया गया जहां वह छात्राओं को बुलाता था। पुलिस ने बताया कि वह कई बार झूठ बोल चुका है, यहाँ तक कि सबूत सामने आने पर भी। बता दें कि चैतन्यानंद सरस्वती को कई दिनों तक फरार रहने के बाद रविवार को आगरा के एक होटल से पकड़ा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 बिंदु वाले शांति योजना पेश करने के बाद हमास को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमास को योजना को स्वीकार करना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप के अनुसार सभी अरब और मुस्लिम देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और अब हमास के पास 3 से 4 दिन हैं। वहीं हमास ने कहा कि वह अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से पहले योजना पर समूह के भीतर और अन्य फिलिस्तीनी गुटों के साथ चर्चा करेगा। योजना में हमास को हथियार डालने और गजा पर शासन नहीं करने की शर्त के साथ युद्ध समाप्त करने, फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण का वादा किया गया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि वह इस्राएली सेना को गजा से वापस नहीं बुलाने वाले हैं। व्हाइट हाउस में दौरे के बाद नेतन्याहू का एक वीडियो टेलीग्राम पर साझा किया गया। इसमें वह उन आलोचकों को निशाना बनाते दिख रहे हैं जो इस्राएली सेना को गजा से वापस बुलाने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि वे लोग बार बार कह रहे हैं कि हमास की शर्तें माननी होंगी, IDF को बाहर निकल जाना चाहिए और हमास फिर से खड़ा हो सकता है और पट्टी का पुनर्निर्माण भी कर सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया है कि अगर हमास गजा में शांति के लिए 20 सूत्रीय योजना को ठुकरा देता है तो वह इस्राएल को पूरा समर्थन देंगे। बता दें कि ट्रंप और नेतन्याहू की सोमवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने गजा में शांति के लिए ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर चर्चा की। इस योजना पर इस्राएली प्रधानमंत्री ने सहमति जताई है, जबकि हमास अभी इस पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर गजा के लिए 20 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव पेश किया, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बताया। यह इस योजना के तहत गजा में एक अस्थायी गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति शासन संभालेगी, जिसकी देखरेख ट्रंप और पूर्व ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में बने शांति बोर्ड द्वारा की जाएगी। प्रस्ताव में हमास को गजा से बाहर करने,
बंधक और कैदियों की अदला बदली और युद्ध विराम लागू करने की बात कही गई है। इसराइल गजा के अंदर सुरक्षा उपस्थिति बनाए रखेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्ताव में गजा की शासन व्यवस्था, फिलिस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सेना के गठन और इसराइल की वापसी की समय सीमा जैसे अहम मुद्दों पर स्पष्टता नहीं है। फिलिस्तीनी राज्य का जिक्र भी केवल संभावना के रूप में किया गया है, इसीलिए इसे लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं और इसकी सफलता संदिग्ध मानी जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.